जय हिंद फ्रेंड्स। भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज में अभी तक हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे कि एक पार्ट में नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़ा। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा कि संघीय शासन क्या होता है, उसके मुद्दे क्या हैं और साथ में केंद्र और राज्य संबंध। एक लास्ट टॉपिक उसी में पढ़ा था आपातकाल, और आपातकाल के हमने कई सारे प्रोविजंस देखे कि क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से हम लोग संविधान का भाग 5 शुरू कर रहे हैं। 5 और 6 ये दोनों हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे, मतलब केंद्र और राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये सब साथ साथ चलेगा, ताकि एक कंपैरिजन सीट आप एक साथ बना लें और दोनों टॉपिक एक साथ आपके तैयार हो जाएं। ठीक है, तो आज शुरुआत कर रहे हैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका के रूप में काम करता है और राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के रूप में। तो हम यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। जहाँ पर समानता होगी वहाँ पर बता देंगे, ताकि एक ही पॉइंट से दोनों लोग क्लियर हो जाएंगे, और जहाँ पर कुछ डिफरेंस होगा वो हम बता देंगे आपको। ठीक, लेकिन जैसा मैंने पढ़ा वैसा ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे पढ़िएगा, समय भी कम लगेगा, ऊर्जा भी कम लगेगी और कन्फ्यूजन कम से कम होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति, और ये है टॉपिक संघ की कार्यपालिका। इधर लिखिएगा राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका, ये मैंने आपको बता रखा है कि लोकतंत्र में एक वास्तविक प्रधान होता है और एक नाम का प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति हमेशा नाम का रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना गया है। जहां भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा वहां पर राष्ट्रपति हमेशा पावरफुल रहेगा, जैसे अमेरिका में है। यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा कौन आता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। जो नाम की कार्यपालिका है वो कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, इसी तरह अप्रत्यक्ष चुनाव से राज्यपाल भी आते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से। इनका चुनाव तो होता नहीं है, तो क्या होता है कि ये हमेशा मुख्यमंत्री से कमजोर रहेंगे। ठीक, नाम की कार्यपालिका है ये। अब ये है भाग 5 में आर्टिकल 52 से 78, और ये हैं भाग 6 आर्टिकल 153 से 167, 167। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल हैं वो देख लेते हैं। एक तो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल लिखिए, मंत्रिपरिषद में, एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी जिनको बोलते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होंगे? राष्ट्रपति की जगह आ जाएगा राज्यपाल, उपराज्यपाल राज्य पर होते नहीं हैं, पीएम की जगह आ जाएंगे सीएम, मंत्रिमंडल यहाँ भी आ जाएगा राज्य का, और महान्यायवादी की जगह कौन आ जाएंगे? महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये अटॉर्नी जनरल हैं, ये सॉलिसिटर जनरल। बात समझ में आ गई? कंपैरिजन बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगले बिंदु पर।
निर्वाचन। यहाँ पर निर्वाचन होता नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? पहली बात तो अप्रत्यक्ष, जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। दूसरी बात, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसके द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय का मतलब वन ट्रांसफरेबल, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब है वो देखते हैं, अभी समझ लेंगे। निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज इसे बोलते हैं, उसमें कौन कौन शामिल होता है वो देखते हैं। इसमें शामिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित हाईलाइट कर लीजिएगा, और लोकसभा और राज्यसभा ये भी हाईलाइट कर लीजिएगा। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यूटीज जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पर विधानसभा है, वहां के निर्वाचित सदस्य। यूटी ऐसी कौन सी हैं जहां पर विधानसभा है? 3 है। पहले 2 ही थी, दिल्ली पुडुचेरी, और अब तीसरी बन गई है जम्मू कश्मीर। ठीक। निर्वाचित सदस्य पर जरूर हाईलाइट कीजिएगा, जो मनोनीत सदस्य होंगे वो भाग नहीं लेंगे। और तीसरी बात कि राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहां भी निर्वाचित लिखिएगा हाईलाइट, और यहां पर विधानसभा। तो निर्वाचित सदस्य ही आएंगे। कौन नहीं आएगा? यहां पर देखिए, कौन नहीं आएगा। यह भी राज्यपाल में नहीं है, यह हम राष्ट्रपति में ही बता रहे हैं। कौन नहीं आएगा? पहली बात तो मनोनीत सदस्य नहीं आएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, और कौन बचा? विधान परिषद। जिन राज्यों में विधान परिषद है, वहां के लोग, विधान परिषद के लोग शामिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये निर्वाचित नहीं होते, इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक। तो इस निर्वाचक मंडल में ये लोग शामिल होते हैं। ये जो निर्वाचक मंडल में शामिल हो रहे हैं, इसमें एक विधायक, ये जो राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं ना, यहां पर देख लेते हैं। तो एक विधायक का मूल्य, मत मूल्य, क्या होता है? राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाई राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1/1000। ये एक विधायक का मूल्य होगा। अब ध्यान से सोचिए, राज्य की जनसंख्या अलग अलग होगी, और राज्य के उस विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अलग अलग होगी। तो हर एक राज्य के विधायक का मूल्य अलग अलग होगा। उत्तर प्रदेश के विधायक का मूल्य अलग होगा, गोवा के विधायक का मूल्य अलग होगा, और महाराष्ट्र के विधायक का मूल्य अलग होगा। पहली बात। दूसरी बात, क्यों अलग होगा? क्योंकि राज्य की जनसंख्या अलग है।
एक सांसद का मत मूल्य, ये तो हो गया विधानसभा का। सांसद का कैसे निकालेंगे, जो लोकसभा और राज्यसभा में है, तो वहां पर क्या करेंगे, विधायकों का कुल मत मूल्य, सभी राज्य के विधायकों का मत मूल्य जोड़ लेंगे, डिवाइडेड बाई संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। संसद लिखा है मतलब दोनों सदन, ठीक, लोकसभा भी राज्यसभा। अब अगर पूछा जाए कि सांसद के सभी सांसद का मत मूल्य अलग अलग होता है, नहीं होगा, सभी सांसद का मत मूल्य एक ही होगा, लेकिन सभी विधायक का मत मूल्य अलग अलग होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है, जब शुरुआत में 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1952 में पहले राष्ट्रपति बने, 1951-52 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ कि लगभग 492 के आसपास एक सांसद का मत मूल्य था। 1997 आते आते ये 710 के आसपास हो गया, 708 710। और अभी लेटेस्ट जो द्रौपदी मुर्मू जी चुनी गई 16वीं राष्ट्रपति, तो वो उस समय मूल्य क्या था, 700। क्यों था, घट क्यों गया, क्योंकि उस समय जो जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख वाला था, वो उस समय क्या थी, विधानसभा विघटित हो गई थी। और जब जिस भी विधानसभा का विघटन हो जाएगा, उसके सांसद, उसके विधायक इस राष्ट्रपति निर्वाचन के निर्वाचक मंडल में नहीं शामिल होंगे। तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि ये जो विधानसभा लिखे हैं, ये वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। अगर विघटन हो गया तो वहाँ के विधायक नहीं आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सांसद का मत मूल्य हमेशा बढ़ा है स्वतंत्रता से लेकर के, तो हमेशा नहीं बढ़ा है, बढ़ता घटता रहा है। ठीक, अब देख लेते हैं कि ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, लिस्ट सिस्टम, इसमें होता क्या है। तो राष्ट्रपति के लिए वैध मत क्या हो जाएंगे, कुल वैध मत, जो मत पड़े, डिवाइडेड बाई 1 प्लस नंबर ऑफ पोस्ट प्लस 1, बहुमत। टोटल वैध मत सांसद का विधायक का जोड़ लेंगे, वो आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, राष्ट्रपति की पोस्ट एक ही है, तो 1 प्लस 1। ये जो आएगी यूनिट, ये जो संख्या आएगी, उतनी संख्या जिस कैंडिडेट को मिल जाएगी वो राष्ट्रपति बन जाएगा। समझ में आ गई कहानी। अब ये संख्या एक ही बार में मिल जाएगी या 2-3 स्टेप में मिलेगी, 2-3 चरणों में मिलेगी, वो जरा समझ लेते हैं। ये है मतपत्र जो कि सभी सांसदों को दिया जाता है। ये जो मतपत्र हैं सांसद विधायक सभी को दिया गया, तो यहां पर क्या करते हैं, ये 4 प्रत्याशी हैं, ए बी सी डी। तो हर एक सांसद इन 4 प्रत्याशियों के आगे अपनी प्रेफरेंस देगा। क्या देगा, प्रेफरेंस। जैसे जैसे बीजेपी गवर्नमेंट के जो भी सांसद थे, क्योंकि सरकार बीजेपी गवर्नमेंट की है, तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि रखा था द्रौपदी मुर्मू जी को, जो भी राष्ट्रपति हैं। इसी तरह कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि रहा होगा, कांग्रेस चाहेगी कि हम ये राष्ट्रपति बने, समाजवादी पार्टी चाहेगी कि ये राष्ट्रपति बने, बहन मायावती चाहेंगी कि ये राष्ट्रपति बने। तो ऐसे ही कई सारी पार्टियां, उधर साउथ से कोई चाहेगा कि ये राष्ट्रपति बने। तो सब लोग अपना अपना उम्मीदवार, तो एक उम्मीदवार कौन बनेगा उसके लिए क्या कंडीशन है वो भी मैं बता दूंगा,
लेकिन अभी मानकर चलते हैं कि 4 उम्मीदवार हैं। अभी चारों उम्मीदवार अलग अलग पार्टी से की प्रेफरेंस से आए होंगे। ये चारों उम्मीदवार जो आ रहे हैं सभी की पसंद तो नहीं है। अगर सभी की पसंद एक ही होती तो एक ही उम्मीदवार होता। स्वाभाविक सी बात है कि ये सबकी अलग अलग पसंद है। जब सबकी अलग अलग पसंद है, सपोज ए को एक सांसद फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा कि ये प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति बने। अब उसको ऐसा तो है नहीं कि उन्हीं की इच्छा चलेगी, तो उनको बाकी को भी ऑर्डर देने पड़ेंगे। जैसे वो चाहेंगे कि अगर ये ना बने तो ये बन जाए, तो इनको 2 दे दिए। फिर उसके बाद ये सोचिए कि सी सही नहीं है मेरे लिए, डी को मैं चाहता हूं, तो डी को 3rd दे दिए, सी को 4। ऐसे ही यहां पर दूसरे सांसद देंगे, फिर तीसरे सांसद अपना मत पत्र। तो उसमें क्या नोट किया जाता है? प्रेफरेंस। क्या नोट किया जाता है? प्रेफरेंस। अब एक सांसद का मत मूल्य निकाल लिए हैं, जैसे हमने अभी निकाला कि 700 है। तो क्या करेंगे? अब यहां पर गिनती करेंगे, काउंटिंग। काउंटिंग क्या करेंगे कि ए को कितने लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा, तो ए का कुछ डाटा आ जाएगा। फिर बी को कितने लोगों ने रखा, कुछ डाटा आ जाएगा। सी को कितने लोगों ने रखा, कुछ डाटा आ जाएगा। और डी को कितने लोगों ने रखा, डाटा आ जाएगा। यहां पर ये जो डाटा आया ये फर्स्ट प्रेफरेंस का है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ए को अगर 500 सांसद हैं तो ए को कितने सांसदों ने फर्स्ट प्रेफरेंस रखा। सपोज 100 सांसदों ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस रखा, कुछ सांसदों ने बी को रखा होगा, सपोज 80 मान लेते हैं बी को रखा। सी को कुछ ने रखा होगा, 150 मान लेते हैं। और डी को कुछ ने रखा होगा, कितना हो गया? 150, 250, 250 और 8 330, तो 170 डी को रखा होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, देखा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि वही चेक करेंगे कि ये वाला फार्मूला कौन सा, ये टोटल वैध मत जितने थे टोटल डिवाइडेड बाई 1 प्लस नंबर ऑफ पोस्ट, मतलब डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। इससे एक डाटा आ जाएगा। और ये जो डाटा आया इसको हम इससे कंपेयर करेंगे कि 100 और एक सांसद का वोट है 700, तो इसको देख लिए क्या वो उस डाटा से ज्यादा है। अगर डाटा ज्यादा है तो ए विजयी। इसी तरह बी का देखेंगे, सी का देखेंगे, डी का देखेंगे। बी तो विजयी होगा नहीं क्योंकि इसको 80 ही मिले। सी को देखेंगे, डी को देखेंगे। अब ये ध्यान रखना, इतना डाटा, इतना मत प्राप्त करना ही करना है जो भी बनेगा। तो फर्स्ट काउंटिंग में, फर्स्ट प्रेफरेंस में देखा गया कि ये जो है कोई भी प्राप्त नहीं कर रहा। अब क्या करेंगे? अब जो लास्ट वाला है, किसको सबसे कम वोट मिले? बी को। तो सेकंड राउंड में क्या होगा? सेकंड काउंटिंग जिसको बोलते हैं, सेकंड काउंटिंग में क्या होगा कि जो लास्ट वाला है इसको क्या कर दिए? हटा दिए। अब इनको देखा गया कि जिन लोगों ने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी उन्होंने बाकी को कौन सी प्रेफरेंस दी थी। तो यहां पर क्या देखा जाएगा सेकंड काउंटिंग में? ये जो लास्ट वाला है जिसको सबसे कम वोट मिले, सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के सेकंड रेफरेंस को देखेंगे। सेकंड प्रेफरेंस, रेफरेंस नहीं, सेकंड प्रेफरेंस को देखेंगे। जिन लोगों ने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी उन्होंने ए, सी और डी को भी कोई प्रेफरेंस दी होगी, तो उसका क्या देते हैं? उसका क्या देखते हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस, वो सॉरी सेकंड प्रेफरेंस, कि बी को जिन्होंने फर्स्ट दिया था उनकी सेकंड प्रेफरेंस क्या थी। हो सकता है कि उनकी सेकंड प्रेफरेंस कुछ ए की रही हो। तो ये जो 80 लोग थे, ये टोटल तो 80 रहेंगे ना, क्योंकि बी को देने वाले कौन थे? 80। तो इस 80 में से जो सेकंड प्रेफरेंस का कुछ होगा वो कुछ ए में जाएगा
कुछ सी में जाएगा, कुछ डी में। इसी को बोल रहे हैं एकल संक्रमणीय। ये जो हम संक्रमण कर रहे हैं, इसके वोट को हम बाकी जगह क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सपोज इस 80 में से 20 लोगों ने ए को दिया था सेकंड प्रेफरेंस, 30 लोगों ने डी को दिया था, और 50 लोगों ने, ओ 30 20 50, 30 लोगों ने डी को दिया था। तो अब डी के कितने वोट हो गए, 7 3 10, 200। सी के कितने हो गए, 180। बी खत्म ही हो गए, और ए के कितने हो गए, 120। फिर से इनका डाटा निकालेंगे। अगर वो निर्धारित कोटा, ये जो कोटा है इसको बोलते हैं कोटा, अगर ये निर्धारित लाइन को, कोटा को प्राप्त कर लिए, तब बता देंगे कि वो उम्मीदवार राष्ट्रपति बन गया। अगर नहीं हुए तब क्या करेंगे, तब यहीं पर थर्ड काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे, थर्ड काउंटिंग। थर्ड काउंटिंग में क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट जिसको कम वोट मिले, ए को सबसे कम वोट मिले, अब क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे। इसके वोट को देखेंगे, तो इस 120 के डाटा को क्या देखेंगे, इसकी थर्ड काउंटिंग, कि ए को जिन्होंने फर्स्ट काउंटिंग दिया था, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, बी तो खत्म ही होगा, तो बी को निकाल दीजिए। तो ए की सेकंड प्रेफरेंस कौन थे, जिन्होंने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस माना था, उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया। अब सेकंड प्रेफरेंस के वो वोट, वो बाकी जगह ट्रांसफर कर दीजिए, सी और डी में। ए भी अब खत्म हो जाएगा, और देख लीजिए कि सी और डी का क्या रहा। तो लास्ट में क्या होगा, एक ही उम्मीदवार बचेगा। ऐसे ऐसे करके निर्वाचक मंडल के द्वारा वोटों की ऐसे गिनती की जाती है। ये कौन करा रहा चुनाव, ये चुनाव करा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। लेकिन अगर इससे संबंधित कोई विवाद होता है तो वो कहाँ जाएगा, कौन निर्णय करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई विवाद होने पर कहाँ जाएगा मामला, सुप्रीम कोर्ट। न्याय निर्णय कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करेगा। ठीक, अब देखते हैं पद के लिए अर्हता, एलिजिबिलिटी। अब यहां से फिर से कंपैरिजन कर लीजिए, क्योंकि निर्वाचन राष्ट्रपति का हो गया, राज्यपाल का होता नहीं है, वो अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र के द्वारा नामित किया जाता है। ठीक, निर्वाचन नहीं होता। अब पद के अर्हता देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में पहला है नागरिक हो, भारत का नागरिक। तो यहां भी वही है, ध्यान रखिएगा, वो राष्ट्रपति हैं, ये राज्यपाल है। ठीक, ऐसी टेबल बनाते चलिएगा एक पेज पर। दूसरा, मिनिमम एज, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। न्यूनतम आयु क्या हो, 35 वर्ष। यहां भी वही सेम। तीसरी बात, 35 वर्ष यहां पर लिख दीजिएगा, पूर्ण कर चुका हो। ठीक है। तीसरी बात, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्ह हो, एलिजिबल हो। लोकसभा के चुनाव के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। ऐसा ना हो कि उसको लोकसभा के चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया हो किसी क्राइम की वजह से या कुछ भी है। ठीक, यहां पर ऐसा नहीं है। चौथी बात, लाभ के पद पर ना हो। यहां पर कुछ चीजें लिख लीजिएगा, किसी राज्य का राज्यपाल, किसी राज्य का सीएम, किसी राज्य का विधायक या सांसद, ये लाभ के पद पर नहीं आते।
मतलब यहाँ पर कोई अगर व्यक्ति अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो लड़ सकता है, लेकिन जब वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा तो अपने पद से क्या देगा इस्तीफा। लाभ के पद कौन आते हैं? जैसे किसी केंद्र सरकार या निगम के उसमें डायरेक्टर के पद पर हो, या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, या सीईओ हो, ये सब लाभ के पद पर आएंगे। यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर दो, हाँ, क्या कहें, मान्यताएं, मतलब दो चीजें कन्वेंशनली फॉलो की जा रही हैं, कहीं लिखी नहीं है, बस उनको फॉलो किया जा रहा है। याद कीजिए सरकारी आयोग ने क्या कहा था कि राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। तो पहला क्या है कि राज्य के बाहर का व्यक्ति, राज्यपाल के रूप में नामित किया जाता है। दूसरा कि उसकी नियुक्ति से पहले पुंछी आयोग ने क्या रिकमेंडेशन दिया था कि सीएम से परामर्श किया जाए, ठीक, ताकि क्या हो, प्रशासनिक मतभेद ना हो। तो यहां पर लिख लीजिएगा, मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाता है। ये कहीं लिखा नहीं है, ये कन्वेंशन है, बनी है, ये इस कन्वेंशन को फॉलो किया जाता है। तो समझ में आ गया, 35 वर्ष और नागरिक की कंडीशन दोनों जगह है, दो जगह यहाँ पर है जो यहाँ नहीं है, और ये दो कन्वेंशन फॉलो की जा रही हैं वो वहाँ पर नहीं है, ठीक। यहाँ पर अब ध्यान में रखना है कि उम्मीदवारी के लिए अगर कोई राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है, चुनाव लड़ने के लिए, तो उसको मिनिमम 50 प्रस्तावक एंड 50 अनुमोदक चाहिए। मतलब 50 लोग उसको क्या करें, सपोर्ट करें, कहें कि भाई ठीक है, हमारी तरफ से आप वो राष्ट्रपति को उम्मीदवार बन सकते हो, और उनको अप्रूवल भी दिया जाए रिटर्न में कि वो कहें कि हाँ हम ये कह रहे हैं कि हम इन्हीं को राष्ट्रपति बनने देखना चाह रहे हैं, ठीक। ये संख्या पहले कम थी तो नॉन सीरियस लोग भी आ जाते थे, जैसे क्लास में मॉनिटर का चुनाव हो रहा, कोई भी हाथ उठाए दे रहा है, तो सीरियस लोग ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकें, इसलिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की कंडीशन लगा दी गई, ठीक। दूसरी बात, 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में देना पड़ेगा अगर कुल डाले गए मतों का, डाले गए मतों का मतलब वैध मत, जो अवैध हो गए हैं उनको नहीं, अगर 1/6 भाग नहीं प्राप्त किए, 1/6 कितना होता है, लगभग 17% के आसपास, तो जमानत जब्त। मतलब वो जो पैसा था 15,000, ये दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन इसी वजह से रखी गई है कि जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो क्या रहें, बाहर रहें दौड़ से, ठीक है। जब निर्वाचन यहाँ पर हो रहा है तो ये कंडीशन है, राज्यपाल का निर्वाचन हो नहीं रहा तो राज्यपाल की तरफ से ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी, ठीक। शपथ, शपथ में वो तो है ही है कि हम संविधान का पालन करेंगे, अपने पद का जो है दुरुपयोग नहीं करेंगे, अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाएंगे, ये सब है ही है। जो मेन मुद्दा है शपथ में राष्ट्रपति और राज्यपाल में, वो ये है संविधान और विधि का संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करना।
इसकी भी शपथ लेते हैं, दोनों लोग। यहां भी शपथ इनको दिलाएगा कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो दिलाएंगे। यहां पर कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उस राज्य के। बात समझ में आ गई? कंपैरिजन ध्यान रहेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और वो टॉपिक क्या होगा? कि निर्वाचन कितनी बार हो सकता है। तो राष्ट्रपति में कितनी भी बार? एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है? भारत की बात कर रहे हैं। यूएसए में मैक्सिमम 2 बार। ये नोट कर लीजिएगा यहीं पर। यूएसए में मैक्सिमम 2 बार ही एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने कई लोगों का कार्यकाल खा लिया। तो इसकी वजह से क्या किया, खा लिया मतलब वो कई कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे, तो उसके बाद ये रूल बन गया, तो बाकी लोगों को मौका नहीं मिला। तो ये रूल बन गया कि मैक्सिमम 2 बार ही एक व्यक्ति रह सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि यूएसए में जो जन्म से नागरिक है वही राष्ट्रपति बनेगा। नागरिकता के मैंने प्रावधान बताए थे ना, कि वंश से नागरिकता, जन्म से नागरिकता, देशीकरण के द्वारा नागरिकता। लेकिन भारत में कोई जन्म से है या देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त किया है, वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। यूएसए में ऐसा नहीं है, तो यहां भी लिख लीजिए, यूएसए में क्या है, ओनली जो बाई बर्थ, जन्म के आधार पर जो नागरिक है वही राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में ऐसा नहीं है। ठीक, बात समझ में आ गई? तो कितनी भी बार, यहां पर भी है कितनी भी बार। ठीक है, यहां पर कोई समस्या नहीं। एक बात और यहां पर ध्यान में रखना है, अगर राष्ट्रपति पद पर है अपने, और राष्ट्रपति अगर पद पर है, तो पद पर रहने के दौरान उस पर कोई भी, पद पर रहने के दौरान कोई भी आपराधिक कार्यवाही के लिए उन्मुक्ति। मतलब कोई भी मुकदमा उसकी आपराधिक कृत्य के लिए, चाहे उसका पर्सनल हो, चाहे वो पद पर रहने के दौरान उसने किया हो, नहीं मुकदमा चलाया जा सकता किसी भी कोर्ट में। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये आपराधिक के लिए है। अगर वो अपनी पत्नी से लड़ रहे हैं, मतलब दीवानी अपराध कर रहे हैं, उनकी पत्नी कह रही कि हमें इन्होंने 2 थप्पड़ मारा, घरेलू हिंसा कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, तब उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक, तो यहां पर लिख लीजिएगा, व्यक्तिगत या सिविल मामलों के लिए 2 महीने की नोटिस के बाद, 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, कार्यवाही की जा सकती है।
सेम यहाँ पर है राज्यपाल के लिए। पद पर रहने के दौरान कोई भी आपराधिक कार्यवाही उनके विरुद्ध नहीं जो है शुरू की जा सकती किसी भी कोर्ट में, लेकिन सिविल मामलों में क्या हो सकता है कि चल सकता है मामला, लेकिन 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा उसके बाद। वो 2 महीने का टाइम इसी वजह से दिया गया है कि अपना जो भी है वो सेटिंग वेटिंग कर लें ताकि मामला रफा दफा हो जाए। खैर ऐसा व्यक्ति अब आज तक ना तो राष्ट्रपति बना है ना राज्यपाल बना है, तो ये केवल एक संरक्षण दिया गया है, बाकी और इसका यूज नहीं हुआ है। ठीक, चलिए राष्ट्रपति पर ही अब आगे चलते हैं। एक है महाभियोग। महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाएगा। जो शपथ हुई वो आर्टिकल 60 के तहत हुई। शपथ लेने के बाद महाभियोग का प्रावधान है आर्टिकल 61, ये जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक, आर्टिकल 61 क्या कहता है, किस आधार पर कौन सा आधार है, संविधान का उल्लंघन। अब संविधान के उल्लंघन कैसा है ये सब डिफाइन नहीं किया गया है, बस कहा गया है कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो 3 चीजें यहां पर हमें ध्यान में रखनी है। पहला कि किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। मतलब प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और तीसरी बात कि जिस सदन में प्रस्ताव आया है या लाया गया है उसके 1/4 सदस्य, मतलब जो उपस्थित और मत देने वाले हैं वो 1/4 सदस्य हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर करेंगे और कहेंगे कि हम महाभियोग लाना चाह रहे हैं, अप्रूवल। और राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाएगा। 14 दिन मतलब 2 सप्ताह नोटिस दिया जाएगा कि आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। अब यहां पर ध्यान देना है आपको कि निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे, यूटी के निर्वाचित सदस्य थे विधानसभा के, वो दोनों यहां पर नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा के वहां पर निर्वाचित सदस्य थे, यहां पर क्या है कि किसी भी सदन में जब आएगा तो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों आएंगे। ठीक, तो महाभियोग में 2 चीजें ध्यान में रखना है। अभी राष्ट्रपति की तरफ ही लिखिएगा, राज्यपाल की तरफ नहीं, कि यूटी एंड स्टेट के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कोई भूमिका नहीं। और दूसरा कि यहां पर सदन के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य भाग ले सकते हैं महाभियोग में। ये थोड़ा निर्वाचन से थोड़ा अलग है, ये आपको ध्यान में रखना है। राज्यपाल के केस में महाभियोग की कोई व्यवस्था नहीं है। पुंछी आयोग ने रिकमेंडेशन दी थी कि राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल के लिए भी महाभियोग का प्रस्ताव हो पद से हटाने के लिए, लेकिन ऐसा अभी तक लागू नहीं है। कहानी समझ में आ गई, अंतर समझ में आ गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रपति के
पद की रिक्तता। अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाए तो ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है? पहला, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए। दूसरा, वो त्यागपत्र दे दें। इस्तीफा भी तो दे सकते हैं कि हमारा काम करने का मन नहीं है, अब हम इस पर अपने आप को सुटेबल नहीं समझते हैं, अब हम काम करना नहीं चाहते हैं। तीसरा, महाभियोग उनके विरुद्ध पास हो जाए। अच्छा, महाभियोग में ध्यान रखिएगा, ये जो है ये विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सामान्य बहुमत नहीं चलेगा। ठीक। महाभियोग के द्वारा। चौथा, मृत्यु। मृत्यु भी हो सकती है पदावधि के दौरान, 2 लोगों की हुई है भारत में। ठीक। और पांचवा ये है जैसे निर्वाचन अवैध हो जाए, या अर्हता बाद में चेकिंग हुई और वो ये हुआ कि एलिजिबल नहीं थे, तो ये सब कारण पांचवे में आ जाएंगे। ये जो 2, 3, 4 और 5 है, यहां पर अगर होता है राष्ट्रपति का पद रिक्त, तो कौन राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन काम करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज, जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो राष्ट्रपति के पद के रूप में काम करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम कर रहे हैं तो उनको राष्ट्रपति के पद पर मिलने वाला वेतन, भत्ते, सारी सुख सुविधाएं वो उनको राष्ट्रपति वाली ही मिलेंगी। ठीक, बात समझ में आ गई? कार्यकाल समाप्त होने पर जनरली उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम नहीं करते। फिर क्या होता है? अगले उसका चुनाव होता है अगले कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति का, और जब अगला चुन लिया जाता है तब ये जा करके अपना त्यागपत्र देते हैं और उनको चार्ज देते हैं कि आप राष्ट्रपति बनिए। मतलब इस समय तक, अगले राष्ट्रपति चुने जाने तक, इनका कार्यकाल, जनरली कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष के पहले ही चुनाव करा लिए जाते हैं। अगर किसी कारणवश नहीं कराए गए तो जब कराए जाएंगे 5 वर्ष 1 महीने या 2 महीने बाद, तो जो है ये अपना कार्यकाल, तो ये अपना जो है नए राष्ट्रपति को अपना पद सौंपेंगे। ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद अपना पद रिक्त नहीं किया जाता, क्योंकि उसी के आसपास ही चुनाव करा लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ प्रोविजन लागू नहीं होता। यहाँ पर भी वैसे ही है कि अगर कार्यकाल समाप्त हुआ तो अगला राज्यपाल जो आएंगे वो, वहाँ पर कार्यकाल की कोई श्योरिटी भी नहीं है कि 5 साल रहना है। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जो सरकारी आयोग और पूंछी आयोग थे वो यही कह रहे थे कि राज्यपाल का भी कार्यकाल 5 वर्ष तक का फिक्स किया जाए, और जब तक बहुत जरूरी ना हो उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन मैंने आपको बताया कि केंद्र राज्य विवाद के उसमें राज्यपाल का बर्खास्तगी का तरीका, कि अगर सरकार चेंज हुई तो वो अपने अपोजिशन पार्टी कि उसमें जो भी होंगे राज्यपाल जिस स्टेट में, वो क्या कर लेते हैं? मांग लेते हैं त्यागपत्र, कि आप अपना त्यागपत्र दीजिए। ठीक है, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा कि अगर ये हुआ तो वहां पर कौन काम करेगा राज्यपाल की जगह? सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट के जज। ठीक, जो चीफ जस्टिस होंगे, वो भी नहीं हुए तो कौन काम करेगा? हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान राज्यपाल के केस में नहीं है अभी तक।
क्योंकि ऐसी जरूरत पड़ी नहीं। एक राज्यपाल को हटा करके दूसरे राज्यपाल को रख दिया गया। ठीक है। अब हमें कुछ चीजें और देखनी है। कुछ चीजें और देखनी है। राज्यपाल की तरफ देख लीजिए, क्योंकि ये राज्यपाल को ही ये अधिकार है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा, इनका मैप देखिएगा। यहां पर राज्यपाल के द्वारा जनजातीय मंत्री की अपॉइंटमेंट की जाती है। क्योंकि इन राज्यों में जो जनजाति हैं, जनजातियां वहां पर ज्यादा हैं, ये स्पेशल राइट मिला है राज्यपाल को। इन्हीं 4 स्टेट के राज्यपाल को मिला है, बाकी के नहीं। दूसरी बात, किसी अनुसूचित क्षेत्र, जो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, क्षेत्र में संसद द्वारा लगाया गया कानून या संसद द्वारा पारित किया गया कानून लागू होगा या संशोधन के साथ लागू होगा, मतलब उसमें कुछ संशोधन करके तब लागू होगा, इसका डिसीजन कौन देता है? राज्यपाल। जो शेड्यूल्ड एरिया होते हैं वो राज्य में हो रहे हैं। अब उस राज्य के उस एरिया में संसद के द्वारा कोई बनाया गया कानून अक्षरशः लागू होगा या कुछ चेंजेस के साथ लागू होगा, इसका डिसीजन कौन करता है? वहां के राज्यपाल। राष्ट्रपति नहीं करते। ठीक। ये कानून की बात चल रही है कि वहां पर जो संसद ने कानून बनाया, वो कानून उस अनुसूचित क्षेत्र पर लागू होगा एज इट इज या कुछ चेंजेस के साथ लागू होगा, ये वहां के राज्यपाल डिसाइड करेंगे। ठीक है। अब चल रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। पहला, कार्यकारी शक्ति या इसी को बोलते हैं प्रशासनिक शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। दूसरा, विधायी शक्ति। तीसरा, वित्तीय शक्ति। चौथा, न्यायिक शक्ति। पांचवा, कूटनीतिक शक्ति। छठवा, सैन्य शक्ति। सातवां, आपातकालीन। आपातकालीन। ये किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति के बारे में। राज्यपाल के पास भी सेम शक्तियां हैं। कौन कौन सी? 1 से लेकर के 4 तक। तो राज्यपाल के पास ना तो कूटनीतिक शक्ति होगी, ना सैन्य शक्ति होगी और ना आपातकालीन शक्ति। बात समझ में आ गई? तो राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति होंगी? खाली 4 शक्ति। कूटनीतिक शक्ति वो है कि ये जो विदेशी राजनयिक आते हैं उनका स्वागत करना और यहां से जो जा रहे हैं उनका अपॉइंटमेंट करना, वो कौन देखता है? राष्ट्रपति। सैन्य शक्ति क्या है? कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति। जो सेना अध्यक्ष की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, यह है सैन्य शक्ति। आपातकालीन शक्ति क्या है? कि जो आपातकाल है, वित्त आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल, उनको लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। तो यह है आपातकालीन।
तो ये 3 राज्यपाल के पास नहीं है। अब एक एक करके देख लेते हैं, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय और न्यायिक। जब एक इधर का देखेंगे तो उसी के करस्पॉन्डिंग राज्यपाल का भी देखते रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति क्या है कि केंद्र सरकार का कोई भी काम राष्ट्रपति के नाम से ही चलेगा। आप लोग देखते होंगे जो गजटेड ऑफिसर होते हैं क्लास 1, जिनकी नियुक्ति यूपीएससी के द्वारा होती है, तो वो कोई भी जैसे टेंडर कर रहे हों या कोई लेटर निकाल रहे हों या कोई किसी को नोटिस दे रहे हों, तो वहाँ पर ये होता है, नीचे लिखा जाता है भारत के राष्ट्रपति की ओर से। अब हर लेटर पर राष्ट्रपति तो साइन करेंगे नहीं, तो उन्होंने अपनी पावर क्या रखी है, ऑफिसर्स को दे रखी है। तो जितने भी केंद्र सरकार के कार्यकारी काम होते हैं, प्रशासनिक काम होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से चलते हैं। तो वो कार्यकारी शक्ति हो गई। दूसरा कार्यकारी शक्ति में क्या आता है कि कुछ पदों पर नियुक्ति, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या चीफ इलेक्शन कमीशन, जो भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं, और या भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। तो यहां पर पहला, केंद्र सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से। दूसरी बात, कुछ पदों पर नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, कैग, कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ठीक। और कौन हो सकता है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सब पदों पर नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा। तीसरी बात, आपने पढ़ा होगा अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद, इसका गठन कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, ठीक। ये क्या है, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है। तो राज्यपाल में यही हो जाएगा। यहां पर केंद्र सरकार की बजाय क्या हो जाएगा, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। कुछ पदों पर नियुक्ति में वही काम, जैसे वहां पर यूपीएससी है तो यहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति यहां पर नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति ही हटाता है, लेकिन यहां पर क्या है कि नियुक्ति तो अध्यक्ष और सदस्यों की राष्ट्रपति करता है, वो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाना, पद से हटाना कौन करेगा, राष्ट्रपति। पद से कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। ये जरा ध्यान में रखिएगा। इसी तरह स्टेट इलेक्शन कमीशन, इनकी भी नियुक्ति कौन कर रहा है, राज्यपाल, लेकिन हटाना कौन है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ये जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसकी बात, ठीक। इसके बाद कार्यकारी शक्ति में और क्या आ जाएगा, एक चीज और लिख लीजिए यहां पर, प्रधानमंत्री एंड अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ये भी राष्ट्रपति करते हैं। और तो और उनके कार्यों का बंटवारा, किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा, फाइनल अप्रूवल राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जैसा कहते हैं वैसा ही कर देते हैं, सीधी सी बात यह है, ठीक, अपने मन से नहीं।
वही चीज यहां पर भी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये जरा कार्यकारी शक्ति आप ध्यान में रखिएगा। एक कार्यकारी शक्ति और लिख सकते हैं कि सपोज मंत्रिमंडल में जो है, मंत्रिपरिषद में क्या हो रहा है कि किसी मंत्री ने कोई प्रतिवेदन दिया किसी काम के लिए, उन्होंने ये कहा कि ये इस पर जो है चर्चा होनी चाहिए, कैबिनेट मीटिंग होनी चाहिए, और उस पर प्रधानमंत्री या बाकी लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अभी उनका प्रस्ताव अभी ठंडे बस्ते पर है। तो ऐसे प्रस्ताव को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मंगा सकते हैं कि आप हमारे पास भेजो। ठीक, मतलब उस प्रतिवेदन की जानकारी मांग सकते हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद से। ठीक है, तो प्रधानमंत्री एंड मंत्रिपरिषद से ऐसे प्रतिवेदन की मांग कर सकते हैं जो किसी मंत्री द्वारा दिया गया हो और मंत्रिपरिषद ने उस पर चर्चा ना की हो। उस पर चर्चा ना की हो। ठीक, यही सेम चीज यहां पर भी राज्यपाल करेंगे और इधर भी राज्यपाल करेंगे। ठीक, तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। अब क्या है, विधायी शक्ति। ये तो आपको पता है कि संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, अधिनियम तब बनता है, कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति उस पर क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं। तो यहां पर लिख लीजिएगा कि संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, हस्ताक्षर। सेम यहां पर है राज्यपाल। सेकंड, आपने पढ़ा होगा कि जब संसद सत्र में पहली बार बैठती है तो एक संबोधन होता है। तो संबोधन कौन देता है, राष्ट्रपति। तो सदन का पहले सत्र का भाषण ये राष्ट्रपति देंगे इधर, और इधर कौन देगा, राज्यपाल, विधानसभा विधान परिषद में। तीसरी बात, कोई ऐसा सामान्य विधेयक है जिस पर क्या हो रहा है, मतभेद है, तो ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक का आयोजन कौन करता है, संयुक्त बैठक का आयोजन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। ये ध्यान रखिएगा। और अध्यक्षता उसकी कौन करता है, ये करेगा लोकसभा अध्यक्ष। सिमिलरली यहां पर है राज्यपाल के लिए। लेकिन ये कानून क्या होगा, इधर केंद्र का होगा, इधर राज्य का। ठीक, चौथी बात, चौथी बात क्या है कि सपोज लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, अभी लोकसभा चुन करके आई है और उसकी पहली बैठक हो रही है, तो ये क्या करेगा, ये जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनकी उनको बोल सकते हैं राष्ट्रपति कि आप अध्यक्षता कीजिए। तो यहां पर लिख लीजिए कि अध्यक्ष के चुनाव के पहले लोकसभा की अध्यक्षता के लिए
राष्ट्रपति वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए बोल सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जब तक अध्यक्ष का चुनाव ना हो तब तक आप ही अध्यक्ष के रूप में कार्य कीजिए। वही चीज यहां पर राज्यपाल के लिए भी लागू होती है। कहानी समझ में आ गई? एक चीज और यहीं पर लिख लीजिए, कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र कब बनता है? जब राष्ट्रपति भारत के राज्य पत्र में गजट ऑफ इंडिया उसमें क्या करते हैं, उस क्षेत्र को अधिसूचित घोषित करते हैं। तो यहां पर अनुसूचित क्षेत्र या अधिसूचित क्षेत्र, ये घोषित करने की पावर, घोषित करने की शक्ति ये किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और इस अनुसूचित क्षेत्र में कानून लगेगा या संशोधन के साथ लगेगा या वही कानून लगेगा जो संसद ने पारित किया है, ये कौन डिसाइड करेगा? राज्यपाल। तो इसमें कानून लगाने की शक्ति कौन डिसाइड करेगा? राज्यपाल। राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र खाली घोषित किए जाते हैं, लेकिन वहां पर कौन कानून काम करेगा नहीं काम करेगा वो कौन डिसाइड करेगा? राज्यपाल। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों में अंतर है। ठीक, 5th पॉइंट में। ठीक है, तो ये हो गई क्या? विधायी शक्ति। अब विधायी शक्ति के बाद क्या आ जाएगा? वित्तीय शक्ति। एक चीज इसमें और लिख लीजिए जो काम का है, राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन क्षेत्र से संबंधित कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन? राष्ट्रपति। यहां पर विधान परिषद में, विधान परिषद के, विधानसभा नहीं, विधान परिषद के, क्योंकि राज्यसभा उधर है उच्च सदन, यहां भी उच्च सदन होगा। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को इसी आधार पर ये नॉमिनेट करता है। यहां पर राज्यसभा में 12 सदस्यों को और यहां पर 1/6 सदस्यों को। ठीक, एक चीज और लिख लीजिए कि संसद सदस्यों की अर्हता, एलिजिबिलिटी से संबंधित जो विवाद होते हैं उनको राष्ट्रपति किसकी सहायता से सुलझाते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सहायता से। यहां पर राष्ट्रपति की बजाय कौन आ जाएगा? राज्यपाल। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वही रहेगा। यहां पर राज्य का स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों काम कर रहा है, राज्य विधानसभा का भी चुनाव कराता है और लोकसभा का भी चुनाव कराता है। ठीक है, ये जरा ध्यान में रखिएगा। तीसरी बात, अध्यादेश। अध्यादेश राष्ट्रपति का किस आर्टिकल के थ्रू है? आर्टिकल 123। अध्यादेश कब जारी होगा कब नहीं जारी होगा ये आगे देख लेते हैं। यहां पर भी है अध्यादेश
लेकिन ये क्या है, आर्टिकल 213, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को 213 और उसको राष्ट्रपति को 123 आर्टिकल के थ्रू मिली है। अब देख लेते हैं कि अध्यादेश होता क्या है और क्यों जारी किया जाता है। जब कोई सदन, दो सदन है, राज्यसभा उच्च सदन निम्न सदन, यहाँ पर तो एक ही सदन है। अगर जिस राज्य में दो सदन होंगे, विधानसभा विधान परिषद, तब यहाँ पर बात करेंगे। तो अभी मान लेते हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जब कोई सदन, दोनों सदन में से कोई एक सदन काम ना कर रहा हो या दोनों सदन ना काम कर रहे हो, जैसे जिस समय दोनों सदन का अवकाश चल रहा हो, बीच में गैप होता है ना 1 महीने का, तो उस समय कुछ ऐसे विषयों पर कानून बनाने जरूरी हो जाते हैं कि हम उस 1 महीने का वेट नहीं कर सकते कि सदन जो है क्या है, नए तरीके से आकर के बैठे और उसके बाद उस पर कानून बनाए। तो कभी कभार कुछ इमरजेंसी ऐसी होती है कि हम उस कानून का सदन में पास होने का वेट नहीं कर सकते, तो राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। कहने का यह मतलब है कि जो सदन के पास पावर है कानून बनाने की, वो किसको आ गई है, राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति को ये जो पावर आ गई है, यहां पर कुछ क्या है, डिफरेंसेस हैं कि किस आधार पर आएगी पावर। तो इस टॉपिक को आगे ही कर लेते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी इसके आगे अलग से करेंगे, तब आपको दोनों का कंपैरिजन करके बताएंगे। तो अध्यादेश जारी करने की पावर आ गई। 9th पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक अगर सदन में आता है तो राष्ट्रपति को मंजूरी देना अनिवार्य है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर विधेयक सदन में पास होकर के आया तो राष्ट्रपति के पास 3 चॉइस होती हैं, या तो वो अनुमति दे, या अनुमति ना दे, या वापस लौटा दे पुनर्विचार के लिए। ये अनुमति ना देने वाले को बात कहते हैं कि अनुमति सुरक्षित रखना, मतलब उस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। तो कोई भी विधेयक अगर आता है तो यही 3 प्रोसेस से गुजरता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति या तो उसको परमिशन दे देते हैं, हस्ताक्षर कर दे देते हैं और वो कानून बन जाता है, या उस पर कुछ नहीं करते, अपने पास टेबल पर पड़ा है वो, या कह देते हैं, लिख देते हैं कि आप, मैं इसको वापस कर रहा हूं, आप इस पर फिर से पुनर्विचार कर लीजिए, फिर हमारे पास भेजिए। संविधान संशोधन संबंधित कोई विधेयक है तो ये तीनों काम उस पर नहीं कर सकते, दोनों काम नहीं कर सकते, केवल यही काम कर सकते हैं, अनुमति देनी ही होगी। और ये प्रोविजन कब लाया गया, 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, पहले नहीं था। और ये काम नहीं कर सकते कहां पर, धन विधेयक के संबंध में। अगर कोई धन विधेयक, हम लोग पढ़ेंगे विधेयक तो वहां पर बताएंगे कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होता है। तो धन विधेयक के संबंध में धन विधेयक कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। सेम चीज राज्यपाल के पास है। राज्यपाल के पास यहां पर 3 ऑप्शन की बजाय 4 ऑप्शन है। राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है तो आर्टिकल 200 के तहत आता है। इनके पास भी 3 ऑप्शन है। पहली बात तो संविधान संशोधन की पावर केवल राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। ठीक, तो संविधान संशोधन वाली बात यहां पर करेंगे नहीं। अगर कोई विधेयक आता है तो या तो वो अनुमति देंगे, या क्या करेंगे, अनुमति सुरक्षित, या पुनर्विचार, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित।
ये जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर रहे हैं ना, यही है मेनली आर्टिकल 200। ठीक, बात समझ में आ गई। अब यहां पर हमें ये ध्यान में रखना है, सॉरी ये नहीं, आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 यही है कि जब राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास कोई विधेयक आया तो आर्टिकल 200 के पास उनके पास चार विकल्प हैं, या तो वो अनुमति देंगे, या सुरक्षित रखेंगे, या पुनर्विचार के लिए वापस कर देंगे, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देंगे। पुनर्विचार के लिए वापस नहीं करेंगे अगर वो धन विधेयक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पर है राष्ट्रपति को, वही यहाँ पर राज्यपाल को भी है कि धन विधेयक कभी भी राज्यपाल के पास से पुनर्विचार के लिए वापस नहीं जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए अगर आरक्षित कर दिए तो यहां पर राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन है, या तो अनुमति देंगे, या अनुमति सुरक्षित रखेंगे मतलब नहीं देंगे, या वापस कर देंगे। अब यहां के वापस करने में और यहां के वापस करने में अंतर है। अगर यहां पर पुनर्विचार के बाद संसद ने फिर से राष्ट्रपति को भेजा तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। अनुमति देने के लिए बाध्य मतलब पहली बात तो धन विधेयक अगर है तो ना तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं ना राज्यपाल। कोई और विधेयक है संविधान संशोधन के अलावा, संविधान संशोधन भी हुआ तब भी यहां पर आए और क्या किए, वापस नहीं भेज सकते, या अगर वापस भेजे और फिर से आ गया तो उनको अनुमति देनी ही है। तो संविधान संशोधन में तो ये वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, वापस भेजने वाला। कोई अगर सामान्य विधेयक है वो आया पास हो करके और इन्होंने वापस कर दिया कि आप इस पर फिर से पुनर्विचार कर लीजिए, और अगर फिर से पुनर्विचार करके संसद ने पुनर्विचार किया हो या ना किया हो, डायरेक्ट भेज दिया हो कि हमने पुनर्विचार कर लिया, तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही देनी है, ये कन्फर्म है, उस पर वो मना नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर पुनर्विचार के लिए भेजे, राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपति के पास आया कि पुनर्विचार कर लो, तो इन्होंने भी कह दिया यहाँ के सदस्यों ने, संसद विधायकों ने, कि हमने पुनर्विचार कर लिया है। वापस आया राज्यपाल के पास, अब राज्यपाल फिर राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, क्यों? क्योंकि वो विधेयक राष्ट्रपति ने वापस किया था, राष्ट्रपति के पास भेजे कि इन लोगों ने पुनर्विचार कर लिया है, तो राष्ट्रपति यहाँ पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर और यहाँ पर अनुमति देने वाले में यहाँ पर बाध्यता है अगर पुनर्विचार के बाद आया है तो, और यहाँ पर बाध्यता नहीं है। संविधान संशोधन को केवल एक ही ऑप्शन है कि अनुमति देना ही देना है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राष्ट्रपति, अच्छा एक चीज और बता देते हैं, इसके बाद कौन सा था? विधायी, वित्तीय, विधायी चल रहा है, वित्तीय और न्यायिक, चलिए वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की शक्ति देखेंगे और उसके बाद फिर इस चैप्टर को बाकी ऐसे ही कंपैरिजन करके, इसको ऐसे ही कंपैरिजन करके पढ़िएगा तो चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।